Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your social studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we are starting a new chapter, which is chapter number 15, migration. Let's just see what is migration and how it moves on. So, how are you all doing? हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 15 जो कि है माइग्रेशन. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, I want you people to pause the video right now. No cheating, okay? Pause the video and write down in front of you a definition for migration. आप क्या जानते हैं इसके बारे में and what is migration exactly? Well done. I trust you people. All of you have written the definitions. Now, what is migration? I want you people to think कि migration होती क्यों है. अब write down 2 reasons at least for me in front of you for migration. Written? Good. So what is migration? It means to move from one place to another. एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाने को माइग्रेशन कहते हैं, हिजरत. राइट? अब ये जो हिजरत है, ये किसी वजह से होती है. कोई भी इंसान जो एक जगह पे वेल सेटल्ड हो, वो अपनी जो बना बनाया घर होता है उसको छोड़ के किसी वजह के बगैर कहीं और नहीं जाता. So yes, migration is moving from one place to another. It can be one country to another country. It can be one city to another city. It can be anything. So it is just movement, leaving behind everything you occupy or you have to go into a new place and develop your living there. किसी entirely नई जगह पे जाके दोबारा से बसना is basically migration. Migration is of 2 types. It's called immigration or it's called emigration. Immigration means coming into a country. अब जैसे पाकिस्तान है, अगर बाहर मुल्कों के लोग USA, UK, सऊदी अरेबिया, नॉर्थ अफ्रीका, सूडान, इंडोनेशिया, कोई भी मुल्क ले लें, एनी अदर कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, अगर वहाँ के लोग आके पाकिस्तान मूव करें और यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएं, पाकिस्तानी नेशनैलिटी ले लें, तब हम उनको इमिग्रेशन कहेंगे. दैट इज मूविंग इनटू अ कंट्री बिकॉज हम अपने मुल्क के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. अगर कोई इंसान इंडोनेशिया में रहता है या यूएसए में रहता है तो वो अपने मुल्क के हिसाब से देखेगा. तो कोई भी और इंसान जो किसी और मुल्क से आके यूएसए के अंदर सेटल करेगा तो यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इमिग्रेशन हो जाएगी. सो इट इज मूविंग इनटू अ कंट्री. आप अपने पर्सपेक्टिव से देखते हो जिस मुल्क में आप रहते हो. सो इसी तरह अगर आप ब्रिटेन में रहोगे तो अगर ब्रिटेन में बाहर की कंट्री से किसी और कंट्री से आके कोई बंदा सेटल डाउन होगा तो वो इमिग्रेंट होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप, दैट्स एमिग्रेशन. एमिग्रेशन मींस लीविंग अ कंट्री. अब अगर मैं हूं और मैं पाकिस्तान छोड़ के किसी और कंट्री में जाके सेटल डाउन हो जाती हूँ, वहां की नेशनैलिटी ले लेती हूँ, तो आई विल बी एन एमिग्रेंट. सो एमिग्रेशन इज लीविंग योर ओन कंट्री एंड गोइंग टू एन अदर कंट्री. इसमें भी आप पर्सपेक्टिव देखते हो कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो आप उस रेफरेंस से बात करते हो. सो अगर आप यूएसए के सिटीजन हो तो आप अगर यूएसए छोड़ के कहीं और चले जाते हो, किसी और कंट्री में सेटल डाउन हो जाते हो, देन यू आर एन एमिग्रेंट फ्रॉम देयर. अब ये 2 टाइप माइग्रेशन हैं, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन. लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द फैक्टर्स और द कॉजेज ऑफ एमिग्रेशन. हम एमिग्रेशन को लेके आगे चलते हैं, विच इज लीविंग अ कंट्री, और देखते हैं कि ऐसे कौन से कॉजेज हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो कि एक इंसान को दूसरे मुल्क में मूव करने पे मजबूर करती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ इमिग्रेशन. इमिग्रेशन की वजूहात को कैटेगराइज किया जाता है 2 फॉर्म्स में. उनको कहा जाता है पुश एंड पुल फैक्टर्स. अब पुश फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे? पुश फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जो आपको प्रेशराइज करते हैं, ये धक्का देते हैं. एज द नेम सजेस्ट, दे पुश यू आउट ऑफ द कंट्री. ऐसी सिचुएशन जो आपके अपने मुल्क में डेवलप हो जाए, जो आपको मजबूर करे कि आप अपना मुल्क छोड़ के किसी और जगह पे चले जाओ. मैंने जैसे कि पहले आपको कहा, आसान चीज नहीं है अपने सेटल घर को छोड़ के जाना, कहीं और मूव करना, लेकिन येस देयर कैन बी पुश फैक्टर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुल फैक्टर्स भी होते हैं. अब ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. आप किसी भी मुल्क के अगर बाशिंदे हो, किसी भी मुल्क के सिटीजन हो, यू नीड टू सी कि पुल फैक्टर क्या है. पुल फैक्टर है कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो आपको खींचती हैं, एज द नेम सजेस्ट, टू मूव इनटू अनदर कंट्री.
अब इसकी एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं, सो अगर मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं एंड इफ आई वांट टू मूव टू अनदर कंट्री, अब अगर मेरे सामने ऑप्शंस इतने सारे कंट्रीज हैं, 150-200 कंट्रीज, और उसमें से मैं कोई एक कंट्री चूज करना चाहूंगी, तो मैं हर एक कंट्री की जो है वो ऑप्शन देखूंगी कि वहां की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, जो मुझे पुल करती हैं, खींचती हैं, ताकि मैं वहां जाके सर्वाइव करूं या रहूं. एंड दैट ऑल्सो द केस कि अगर मुझे अपने कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो. सो लेट्स टॉक अबाउट द पुश फैक्टर्स फर्स्ट. ऐसे फैक्टर्स जो आपको अपने मुल्क से बाहर जाने पे मजबूर करते हैं, पहले वो फैक्टर्स देखते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी ना मिलना. इकोनॉमिक रीजंस, नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं होगी, सो वन वुड नॉट हैव द मनी टू एक्चुअली स्पेंड लाइफ इन अ गुड मैनर इन योर ओन कंट्री. अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप अपने मुल्क में आराम से अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक रीजन है for you to move out of your country. Then lack of educational opportunities. Educational opportunities. पढ़ाई की जो opportunities हैं, अगर किसी ने कोई हायर डिग्री लेनी है, जैसे कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अब पाकिस्तान के बहुत वेल डेवलप्ड हैं, लेकिन अगर देयर आर इकोनॉमिक रीजंस और आप पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते और देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड पाकिस्तान, तो आप ऑब्वियसली वहां जाके उन बेटर फैसिलिटीज को अवेल करना चाहोगे. यू वुड वांट टू हैव अ PhD डिग्री और अ मास्टर्स डिग्री और अ स्पेशलाइजेशन डिग्री. वो किसी भी फील्ड की हो सकती है, बट वो जिस भी मुल्क में ज्यादा डेवलप्ड होगी, ऑब्वियसली वो आपको जो है वो अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि आपके अपने मुल्क में वो फैसिलिटी नहीं है. सो इट इज गोइंग टू बी अ पुश फैक्टर कि वो आपके मुल्क में वो अवेलेबिलिटी नहीं है जो आप जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो. जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर हूं और मैं अगर आई की फील्ड में या ब्रेन की फील्ड में आगे स्पेशलाइजेशन करना चाहती हूँ और वो मौका मुझे अपने मुल्क में नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली आई वुड वांट टू मूव टू अ कंट्री जहां पे वो मौका मुझे मिलेगा. क्यों? क्योंकि एट द एंड इट इज ऑल गोइंग टू लीड टू द इकोनॉमिक रीजन. क्योंकि मैं बेटर अपॉर्चुनिटी एजुकेशन इसलिए चाहूंगी ताकि मुझे लेटर ऑन बेहतर फायदा मिले, बेहतर नौकरी मिले, या मैं बेहतर पैसा कमा सकूं. देन टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस राइट्स. अगर आपके अपने मुल्क में आपको मजहब की फ्रीडम नहीं है, आप ओपनली अपना मजहब एक्सरसाइज नहीं कर सकते. मैं मुसलमान हूं, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, अजान नहीं सुन सकती, तो मेरे लिए ऐसे मुल्क में रहना मुश्किल होगा. और ऐसा इन द हिस्ट्री हुआ है. कहाँ हुआ है? थिंक अबाउट इट. यस, हिजरत मूवमेंट. जब उलेमा ने लोगों को कन्विंस कर लिया था कि दे नीड टू मूव आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. यस, सो इट इज वन ऑफ द रीजंस for the immigration. Now talking about oppressive legal and political conditions. अगर आपके मुल्क में ऐसा हुक्मरान है जो जबरदस्ती आपके ऊपर कोई कानून नाफिज कर रहा है, ऑप्रेसिव होता है दबाव डालने वाला, जो कि जरूरी नहीं है लेकिन जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा जा रहा है. अगर ऐसा कोई कानून नाफिज हो रहा है, ये ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है जिसके अकॉर्डिंगली या जिसके रहते तहत आप लोग अपने मुल्क में आराम से खुल के अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, तो आप ऐसे मुल्क से मूव करके किसी और मुल्क में जाना चाहोगे. टॉकिंग अबाउट फेमिन एंड ड्राउट. फेमिन इज व्हाट? यू टॉक अबाउट कहत. फेमिन इज जब खाने का कहत होता है, और ड्राउट इज जब पानी की कमी होती है, किल्लत हो जाती है. तो इट्स अ नेचुरल डिजास्टर. आप इसको नेचुरल डिजास्टर भी कह सकते हो कि गॉड फॉरबिड अगर आपके कंट्री में नेचुरल डिजास्टर स्ट्रक करता है, जो कि ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे ये हुआ है और उनको भूख और गुर्बत की वजह से मूव करना भी पड़ा है. सो यस, दिस इज अनदर रीजंस और द पुश फैक्टर. ओवर पॉपुलेशन. अगर आपके कंट्री की गिवन कंडीशंस और गिवन रिसोर्सेज के साथ पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो इस हद तक चली गई है कि जो गिवन रिसोर्सेज हैं वो बढ़ती हुई आबादी को केटर नहीं कर पा रहे, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से जहां उनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है, वहां ओवर पॉपुलेशन एक मजीद इशू क्रिएट कर रही है. सो दीज आर द पुश फैक्टर्स. पुश फैक्टर्स सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं. अगर एक कोई इंसान रहना ही नहीं चाहता, ऐसी कोई भी रीजन नहीं है, लेकिन वो फिर भी किसी और मुल्क में मूव करना चाहता है, तो
obviously they would move on, but these are the general push factors for emigration. Now let's take a look on pull factors. अब pull factors में chain migration आती है. अब आप सोच रहे होंगे chain migration क्या है? पॉज करें वीडियो और अपने पास लिखिए कि chain migration क्या हो सकती है. Excellent, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने. Chain migration ये है कि मेरा एक रिलेटिव बाहर चला गया, मेरे चचा चले गए हैं एंड अब उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया है, मुझे लेटर लिख के बुला लिया है कि यहाँ पे बेहतर कंडीशंस हैं और यहाँ पे मैं वेल सेटल्ड हूँ, सो यू कैन मूव ऑन ऑल्सो. इकोनॉमिक रीजंस बेहतर हैं, यहाँ पे जिंदगी का लाइफस्टाइल अच्छा है, सो यस आई वुड मूव ऑन टू अ मोर कंफर्टेबल लाइफस्टाइल. सो चेन माइग्रेशन इज व्हेन वन ऑफ योर रिलेटिव और फ्रेंड इज ऑलरेडी देयर, किसी और कंट्री में वो मूव कर चुके हैं और वो फिर आपको वहां पे स्पॉन्सर कर देते हैं और बुला लेते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी अ पुल फैक्टर. अब इट इज इररिस्पेक्टिव के वो कंट्री कौन सा है, लेकिन वो जहां पे सेटल्ड है वहां पे इट विल बी अ पुल फैक्टर कि आपके लिए वहां मूव करना आसान है और आपको बेहतर जिंदगी मिल जाएगी. बेटर अपॉर्चुनिटीज. बेटर अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि यू हैव नॉट ओनली बेटर जॉब बट हेल्थ केयर, एजुकेशन, सारे सेक्टर्स में यू हैव बेटर फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. तो आप ऑब्वियसली ऐसे कंट्री में मूव करना चाहोगे जो आपके मुल्क से बेहतर ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. बेटर वेलफेयर प्रोग्राम्स. वेलफेयर प्रोग्राम्स को आप सोशल अपने स्ट्रक्चर में ले आते हो कि फलाह बहबूद के लिए इंसानी कौन से ऐसे इकदाम हैं या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वो कंट्री ऑफर करता है. अब जैसे कि अगर कोई कंट्री है जो बेसिक प्राइमरी लेवल एजुकेशन फ्री देता है विद अ गुड स्टैंडर्ड, वो एक वेलफेयर प्रोग्राम है बिकॉज आपकी एजुकेशन फ्री है. अगर आपके मेडिकल अलाउंसेस हैं या आपका ट्रीटमेंट फ्री है, वो भी एक वेलफेयर प्रोग्राम है. अगर उनके मुल्क में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको कोई स्टाइपेंड दिया जाता है, कोई पैसे दिए जाते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट बेटर वेलफेयर प्रोग्राम्स. तो वो भी एक पुल फैक्टर्स बन जाता है क्योंकि जिस मुल्क में ये बेहतर होंगे आप वहां जाके रहना पसंद करोगे. स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी. जाहिर सी बात है, अगर आपकी अगले कंट्री की मईशत स्ट्रांग है तो वो आपको ऑब्वियसली पुल करेगी क्योंकि आपको बेहतर पैसा मिलेगा, बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड मिलेगा विद लेस स्पेंडिंग ऑफ मनी. कम पैसे लगा के आप बेहतर लाइफस्टाइल ले सकोगे तो यू वुड वांट टू मूव देयर. पॉलिटिकल फ्रीडम. पॉलिटिकल फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, आपकी बात सुनी जाती है. आपको जो वहां पे रहने में अगर फॉर एग्जांपल इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल रोड नहीं बनी हुई, पब्लिक वॉशरूम्स आर नॉट अवेलेबल और रेस्टोरेंट्स आर नॉट देयर, या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पार्क्स वगैरह नहीं है, तो अगर ऐसी चीजों पे आप अपने राइट्स को सामने रखते हो या आवाज उठाते हो और उनको एड्रेस किया जाता है और पॉलिटिकली आपके ऊपर कोई हुक्मरान नहीं है, आपको गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती, यू हैव पॉलिटिकल फ्रीडम, सो यू वुड वांट टू गो देयर. कल्चरल अपॉर्चुनिटीज. अगर आप अपने कल्चरल प्रोग्राम्स, अपने कल्चर को, अपने लाइफस्टाइल को इजीली कैरी आउट कर सकते हो, कम्युनिटीज डेवलप कर सकते हो, तो यू वुड वांट टू मूव देयर. ये एक पुल फैक्टर है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मुल्क में एक स्पेशल रिलीजन की एक कम्युनिटी डेवलप्ड है तो आपको वहां पे जाके रहना बेहतर लगेगा क्योंकि वहां पे वो बेहतर फैसिलिटीज उस तरीके से डेवलप्ड होंगी. फेवरेबल क्लाइमेट. इट इज अ सब्जेक्टिव रीजन. कुछ लोगों को गर्म ममालिक में रहना अच्छा लगता है कि मतलब जैसे पाकिस्तान है, हर तरह का सीजन है, कुछ महीनों के लिए गर्मी, कुछ महीनों के लिए सर्दी, कुछ महीनों के लिए मिडिल क्लाइमेट के ना सर्दी ना गर्मी. कनाडा है जहां मोस्ट ऑफ द ईयर ठंड पड़ती है, शदीद बर्फबारी होती है, तो वो सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को वो पसंद होता है या नहीं, बट ये एक पुल फैक्टर होता है. सो दीज आर द पुश एंड द पुल फैक्टर्स जो कि इमिग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है एंड दे आर पॉसिबल कॉजेज फॉर द इमिग्रेशन जो कि मजबूर करते हैं एक इंसान को अपना मुल्क छोड़ के जाके एक किसी और मुल्क में रहने के लिए और बसने के लिए और वहां की सिटीजनशिप लेने के लिए. अब बात करते हैं इमिग्रेशन और पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान को छोड़ के जाते हैं जो लोग, उनके क्या रीजंस हैं एंड व्हाट आर द रेशियो और हिस्ट्री में ऐसे कैसे केसेस हुए हैं. इकोनॉमिक रीजंस. मेजर रीजन है इकोनॉमिक रीजन. पाकिस्तान में जो इमिग्रेशन है वो मोस्टली इकोनॉमिक रीजंस की वजह से होती हैं क्योंकि ज्यादा पैसा, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड और बेहतर लाइफ. एवरेज वेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इन यूके इज 450 पाउंड्स जो कि 50,000 रुपए के इक्वल है और ये अकॉर्डिंग टू 2008 के सर्वे वैल्यूज हैं और अब प्रॉबेबली ये बढ़ गई हुई हैं. यूके में एवरेज वेज एक अनस्किल्ड वर्कर की, अनस्किल्ड मतलब जिसने कोई स्पेशल स्किल नहीं सीखा हुआ, जिसने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली हुई, उसकी जो वेज है वो 50,000 है. सो ऑब्वियसली
पाकिस्तान में तो ये वेज नहीं है एवरेज वेज, और ये एवरेज वेज है। इससे ऊपर भी लोग कमाते हैं और इससे नीचे भी कमाते हैं। नाउ यूके मूव करने के लिए पुल फैक्टर्स भी हैं यूके के, क्योंकि यूके की इकोनॉमी स्ट्रांग है। सेकेंड लार्जेस्ट ओवरसीज ग्रुप है यूके में पाकिस्तानियों का, मतलब यूके में इतने ज्यादा पाकिस्तानी मूव कर चुके हैं, दे हैव बीन सो मेनी इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान कि वहां पे 8,60,000 लोगों की कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है वहां पे रहने वाला। सबसे बड़ा जो है वो इंडियन है। प्रोफेशनल पीपल जो पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये सब जो हैं ये प्रोफेशनल डिग्रीज वाले, ये गो टू अनदर कंट्री, दे माइग्रेट टू अनदर कंट्री, और वहां पे वो अपने लिए बेहतर फ्यूचर डेवलप करते हैं, बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज डेवलप लेते हैं। सो दे डू वेल इन अडॉप्टेड कंट्री। अडॉप्टेड कंट्री हम उस कंट्री को कहते हैं जिस कंट्री में हम मूव करते हैं अपना कंट्री छोड़ के। मोस्ट इमिग्रेशंस टू यूके एंड यूएसए। यूके के बाद यूएसए इज अनदर कंट्री जहां पे ज्यादातर पाकिस्तानी मूव करते हैं। मेजर रीजन वही होता है इकोनॉमिक। इस्लाम इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन इन यूके। सिंस सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है पाकिस्तानियों का वहां पे, तो इस्लाम भी सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है आफ्टर क्रिश्चियनिटी इन यूके। देन इमिग्रेशन टू गल्फ स्टेट्स और द ऑयल रिच स्टेट्स। गल्फ स्टेट्स वो रीजन है जहां पे ऑयल रिजर्व्स हैं, वहां पे भी इमिग्रेशन होती है, अगेन इकोनॉमिक रीजंस के लिए, क्योंकि वहां की इंडस्ट्रीज और माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी वर्कर होते हैं। पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स सेंट अप्रॉक्सिमेटली $5,500 in 2008 as remittances to पाकिस्तान। 2008 में पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स ने $5,500 एज रेमिटेंसेस वापस अपने घरों में भेजे थे पाकिस्तान में, जिसमें से $1,350 जो हैं वो गल्फ स्टेट से आए थे, और इन 1,350 में से अप्रॉक्सीमेटली $1,000 जो है वो सिर्फ सऊदी अरेबिया से आया था। सो जैसा कि आप देखें कि अगर आप पाकिस्तान की इमिग्रेशन की सिचुएशन देखें तो वो यूके, यूएसए, गल्फ स्टेट्स विच मेजर इज सऊदी अरेबिया, इनमें हुई है। इकोनॉमिक रीजन सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान में इमिग्रेशन का, और इतनी इमिग्रेशन की वजह से दूसरे कंट्रीज में बहुत बड़ा पाकिस्तानी लोगों का जो है वो ग्रुप डेवलप हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इमिग्रेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।